देखिए, जब कुछ ऑफ बीट हम एंटरटेनमेंट लवर्स को देखने के लिए मिलता है तो फिर हम हाथों हाथ उसे लेते हैं और फिर सीजन 1 के बाद हम कहते हैं भाई सीजन 2 ला, और जब सीजन 2 हमें दे दिया जाता है तो हम कहते हैं सीजन 3 कहाँ है। ऐसा ही कुछ हुआ है बिंदिया के बाहुबली के साथ, जिसका सीजन 2 हमने देख लिया और अब जैसे वो होता है ना, शेर के मुंह में खून लग जाता है और हम कहते हैं कि अभी और है तो हमें सीजन 3 चाहिए। और सही जवाब मैंने एक्टर्स से पूछा तो उन्होंने कहा भाई क्रिएटर डायरेक्टर से लो, तो मैंने आज राइटर क्रिएटर डायरेक्टर जो है इसके, राज अमित कुमार, उनको ही बुला लिया है। उनसे ही हम पूछेंगे और ढेर सारी बातें भी ऑफ कोर्स करेंगे। लेकिन सबसे पहले राज, बहुत बहुत स्वागत आपका पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में। थैंक यू फॉर हैविंग मी। बहुत बहुत शुक्रिया। एंड थैंक यू और शिकायत भी है कि खून आपने लगा दिया है, और जब सवाल पूछा जा रहा है कि भाई सीजन 3 कब, कहाँ, कैसे, तो जवाब नहीं मिल रहा उसका। सीजन 3 का जवाब Amazon MX प्लेयर दे सकते हैं, बट शो इतना सक्सेसफुल हो गया है, लोगों को इतना पसंद आ रहा है, तो आई एम होपिंग दैट इट विल बी ग्रीन लिट। बट अभी उस पर कोई डिसीजन नहीं। ओके ओके, बट जैसे सीजन 1 आपने क्लिफ हैंगर पे एंड किया, एट दैट टाइम डिड यू नो कि आप सीजन 2 भी लेकर आएंगे? नो, सो एक्चुअली इट वाज रिटन एज वन सीजन। अच्छा। तो जो जो ये पूरा 12 एपिसोड है, ये एक सीजन की तरह से लिखा गया था और एक ही साथ शूट हुआ था। लेकिन फॉर वट एवर रीजन्स, चैनल डिसाइडेड दैट ये दो भागों में ऑडियंस को दिया जाए। सो सीजन 1 का क्लिफ हैंगर इज, it's half of a cliffhanger. The actual cliffhanger is at the end of the season 2, right? I mean, करेक्ट। because that was the intentional cliffhanger for the end of the season. राइट राइट राइट, हाँ वो फर्स्ट में मतलब हमें लगा कि अभी एक एंटिसिपेशन थी कि सीजन 2 होगा। इस वाले में तो वो एंड ही ऐसे किया गया, अभी तो भाई ये देखा है, अब ये देखोगे तो वो देखने की इच्छुकता जो है ऑडियंस के मन में अभी कर दी गई है पैदा। Yeah, but that's वही राइटिंग स्ट्रक्चर व्हेन इट कम्स टू सीरीज। वो इसी तरह से होता है कि आप बहुत सारे इमोशनल धागे कंप्लीट कर देते हैं और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वंस को छोड़ देते हैं। तो ऑडियंस को एक सेटिस्फेक्शन भी मिलता है जब सीजन खत्म होता है, लेकिन एक डिजायर भी होता है कि इससे आगे क्या होगा। सो बिल्कुल या बिल्कुल। सो दैट वाज वेरी इंटेंशनल व्हेन इट कम्स टू द एंड ऑफ द सीजन 2। राइट। अच्छा, बट सीजन 1 के बाद सीजन 2 आया, जैसे आपने कहा ये इंटेंशन उस वक्त नहीं था, ये इट वाज मेड एज वन पार्ट, लेकिन इसको चैनल ने बोला कि दो भागों में लाएंगे। लेकिन व्हेन सीजन 1 के बाद ही ऑडियंस को तो ऑब्वियसली, मुझे अब पता चल रहा है जैसे कि ये ऐसा इंटेंशनल नहीं था, तो हमें तो ये लगा सीजन 1 है, चलो सीजन 2 भी आएगा। और इतनी सक्सेस एज अ क्रिएटर जब आपने देखी, आपने एंटिसिपेट की थी कि लोग इतना पसंद करेंगे सीरीज को? आई मीन वो ख्वाहिशें होती हैं, वो एंटिसिपेशन। तो इट्स लाइक हु एंटिसिपेट्स, हु कैन एंटिसिपेट व्हाट विल हैपन विद इट। बट आप जब कुछ बना रहे होते हैं, और स्पेशली मेरे पहले दो काम बहुत अलग तरह के काम थे। जब आप इस जॉनरा में बना रहे होते हैं तो आप लार्जली एक एक ऑडियंस उसको कैसे रिसीव करेगी, वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो या आई मीन ये तो उम्मीद थी कि इस जॉनरा में बना रहे हैं, कुछ अलग कर रहे हैं, तो जो इतनी ऑडियंस है इस जॉनरा की ऑलरेडी इंडिया में, वो इसको पसंद करेगी। सो आई एम जस्ट ग्लैड एंड हैप्पी दैट दैट हैज। राइट, बट मैं रणवीर से मेरी कुछ दिनों पहले बात हुई थी तो उनसे भी मैंने यही पूछा था, और इनफैक्ट जब मैंने बिंज वॉच करके सीरीज देखी तो मुझे भी ये रियलाइज हुआ कि अक्सर हम ऐसे कहते हैं कि अच्छा इस जॉनर की तो बहुत सारी चीजें हमने देख ली हैं। बट मैंने उनको बोला करेक्ट मी इफ आई रॉन्ग, मुझे जो चीज लगा कि इसको अलग बनाती है, एक तो है इसकी जो बोल्ड स्टोरी टेलिंग, एक है वो, और दूसरा जो इसका बड़ा खूबसूरत सा बैलेंस है कोकीनेस के साथ में। तो ये मुझे लगा इज सेटिंग इट अपार्ट फ्रॉम अदर्स इन द गेम। हैपेंड। आई मीन, ये ये तो कॉमन होता ही है कि जब किसी जॉनरा में कोई चीज बन रही है तो उस जॉनरा की जो सबसे सबसे फेमस फिल्म्स हैं या सीरीज हैं, उससे एक कंपैरिजन ऑडियंस जनरली करती ही है, राइट? तो नथिंग रॉन्ग विद दैट, बट एज एज ए फिल्म मेकर जब आप किसी जॉनरा में जाते हैं तो आप आपको पता है कि आपके पास एक सेट बाउंड्रीज है, बिकॉज यू आर मेकिंग इन दैट जॉनरा। बट आपका गोल ये होता है कि हाउ यू कैन सबवर्ट द जॉनरा, हाउ यू कैन हम्म। एक्सपेंड द जॉनरा, हाउ यू कैन से समथिंग न्यू विद इन दैट जॉनरा। एंड आई थिंक एनी फिल्म मेकर, कोई भी जब फिल्म बनाने आता है तो यही सोच के आता है कि मतलब वो कुछ और कहना चाह रहा है शायद।
तो जैसे आप क्वर्कीनेस की बात करेंगे, मतलब मेरा ऐसा कोई गोल नहीं था कि क्वर्की करके क्वर्की हो। हमारे आसपास इतनी एब्सर्डिटी ऑलरेडी अवेलेबल है कि उसमें कुछ ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसको हम वापस थोड़ा सा पीछे हटके अगर दोबारा देखने लगते हैं तो लगता है कि ये क्या हो रहा है और ये हमारे आसपास हो रहा है। तो उस एब्सर्डिटी से शाई अवे नहीं करना था उसको, उसी के अराउंड कहानी बनानी थी। तो आई थिंक दैट्स व्हाट पीपल लाइकिंग अबाउट इट। बिल्कुल बिल्कुल। और एक एक होता है ना कि जब एक आर्टिफिशियल वर्ल्ड क्रिएट कर दिया जाता है, जैसे बिंदिया इज अ फिक्शनल टाउन, लेकिन जिस तरह के कैरेक्टर्स हैं, जिस तरह की लैंग्वेज है, जिस तरह की चीजें इंसिडेंट्स हो रही हैं, वो ऐसा लगता है कि यार ये बगल के ही अपने किसी शहर की है, शायद हमारे ही शहर की है। सो एज अ क्रिएटर व्हेन दैट हैपेंस, जब ऑडियंस इतना रिलेट करने लगती है, सो यू थिंक इट्स जॉब वेल डन? बट वो फिक्शन तो एक एक फिक्शनल वर्ल्ड के क्रिएट करना कोट एंड कोट का है, धोखा का है, मजबूरी का है, या क्या का है? मतलब वो तो बना तो वही रहे ना जो हमारे आसपास है। तो ये सोचना कि हमारे आसपास घट रहा है, बनाया तो वही जा रहा है। अब उसको फिक्शनल नाम दे दिया गया है, जातियों के नाम फिक्शन हो गए हैं, और आप इसको ये नहीं बोल सकते, उसको ये नहीं बोल सकते। ये तो इस तरह के तो समय में हम जी रहे हैं शायद और भी ज्यादा, कि आप ये नहीं बोल सकते, वो नहीं बोल सकते। बट कायदे में कहा तो वही जा रहा है जो हमारे आसपास हो रहा है। राइट राइट राइट। अच्छा, आपने यहाँ पे तीन कमान संभाली है, को राइटर भी है, क्रिएटर भी है, डायरेक्टर भी है। सो मैं अगर बैक टू सीजन वन जाऊं या इंसेप्शन पे जाऊं, तो आइडिया कहाँ से, कैसे, कब आपके दिमाग में आया कि ऐसा कुछ बनाना है? ये बार बार मेरे से ये सवाल पूछा जाता है, मैं एक एक ही जवाब देता हूँ। तो कि वो ऐसा कुछ बनाना आइडिया वहां से आता है कि खाने के लिए रोटी नहीं है। दो पिक्चरें बना चुके हो और ये बैन, सब कुछ तुम्हारा बनाया हुआ बैन हो रहा है, कोई ये सब देखना नहीं चाहता है। भैया कुछ ऐसा बना लो जो जो ऐसे जॉनरा में हो कि जो लोग देखते हैं। आप फिर भी कहने की वही कोशिश करते हैं जिस जो जो सवाल आपको जिंदगी में इंटरेस्ट देते हैं या परेशान करते हैं, या जिन बारों के बारे में आप बातें करना चाहते हैं। आप एटलीस्ट मेरे ओपिनियन में आप सिनेमा में इसीलिए आते हैं। आप एक रेस्टोरेंट नहीं खोलते हैं, मतलब आप एक प्रोडक्ट लेके प्रोडक्ट बेचने नहीं चलते हैं कि जितने ज्यादा लोग खरीद लें उतना अच्छा प्रोडक्ट हो जाए वो। आप शायद इस माध्यम में आते ही इसलिए है कि जिंदगी के अपने एक्सपीरियंस और ह्यूमन एक्सपीरियंस को आप एक्सप्लोर करना चाहते हम्म। हैं। और उससे बहुत सारे लोग ना भी देखे तो कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे लोग देख ले, उनको पसंद आ गया, वो अच्छी बात है। बट बट अल्टीमेटली आप अगर ये अम्ब्रेला लेके चलने लगेंगे, कितने ज्यादा लोग मेरी चीज में बना रहा हूँ पसंद करेंगे, तो शायद आई डोंट नो आप कितने ऑनेस्ट हैं अपनी क्रिएटिविटी के साथ। मैं सवाल आपका भूल चुका हूँ, आपने क्या मुझसे पूछा नहीं, था? मैंने पूछा आइडिया कैसे आया। हाँ, तो आइडिया कहीं से आया कि ऐसे जॉनरा में अब बनाना पड़ेगा कुछ कि बैन कोई ना इसको हो। बना, हाँ, कोई इसको बनाने के पैसे दे, और कोई शायद लोग इसको पसंद करें, तो फिर तो अब तो ये जॉनरा मुझे बहुत पसंद था। सो अब यू नो वी ग्रू अप ऑन स्कॉर्सेज़ी, कोपोला's गैंगस्टर फिल्म्स, एंड आल्सो इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो ये जॉनर बहुत पसंद था। और फिर फैमिली की डिसफंक्शनैलिटी तो हम सब ने देखी है बिल्कुल। ना? तो एक एक डिसफंक्शनल फैमिली, और यूपी में पैदा हुआ हूं तो यूपी बिहार के बैल बुद्धि लोग भी बहुत सारे देखे हैं आसपास। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दैट, एंड देन अगेन ये बिंदिया है लेकिन ये इंडिया है, राइट? तो आप अपने समय की कहानी सुनाना चाहते हैं, हम्म। राइट? तो फिर आप एक ऐसी कहानी बुनना चाहते हैं कि जिस कहानी के थ्रू शायद एंट्री पॉइंट बहुत लोगों को मिल जाए, देखना बहुत पसंद करें, लेकिन उसके बाद आप ऐसी जगह जा सकें कि जो सिर्फ चुटकुलों के अलावा जो जरूरी बातें हैं आसपास की करनी, वो भी आप कर सकें। तो ये सब ख्याल थे दिमाग में, तो फिर एक चीज बुननी शुरू की। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जैसे आपने कहा कि ये है बिंदिया लेकिन इंडिया, और एक चीज मुझे इससे ये आई कि बिंदिया जो टाउन है, वहां इंडिया भर के जो नामी गिरामी एक्टर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, उनको आपने इकट्ठा कर दिया, एक मतलब हमारे लिए टैलेंट का बुफे लगा दिया। तो ये कैसे अचीव किया कि हमारे पास ऐसे ऐसे नाम, ऐसे ऐसे दिग्गज, और इवन द यंग एक्टर्स ऐसे हैं जिनका काम देखने के बाद लग रहा है वाह क्या काम किया राइट, राइट। नहीं, ये होता है जब आपको, आप ऐसी कहानी लिख देते हैं जिसमें इतने सारे कैरेक्टर्स होते हैं, और आपको मौका ये मिल गया है कि
कि प्रोड्यूसर तैयार है कि आप चलिए जिसको लेना चाहें उसके बारे में बातचीत शुरू करते हैं। एक और चीज मैं बाकी इंटरव्यूज में भी बताता हूँ कि एक एक दुर्घटना हमारे साथ बहुत अच्छी हो गई, वो ये कि हमारे प्रोड्यूसर चाहते थे कि कोई स्टार फिगर लेके आया जाए, कोट एंड कोट स्टार, ये जो लाइक अ पोस्टर बॉय, ओके। जो जो हर शो के साथ और हर सीरीज के साथ ख्वाहिश होती है। तो वो एक दो के साथ बातचीत शुरू की, वो ज्यादा आगे बढ़ी नहीं। वो शायद यू नो शायद जिस जिस तरह का मैं डायरेक्टर हूँ, जिस और जिस जिस तरह की कहानी, वो शायद आगे बढ़ी नहीं उस तरह से। क्योंकि इतने सारे कैरेक्टर्स भी थे ना। सो इट्स व्हाट आल्सो हैपेंस दैट दैट most stars who are in that kind of a space want a story to revolve around them. करेक्ट। तो जब वो दुर्घटना घटी तो फिर वो अच्छा हो गया, क्योंकि वो जो बजट उधर जाने वाला था वो एक तरह से अवेलेबल हो गया कि देन यू कैन गेट क्वाइट अ फ्यू अमेजिंग एक्टर्स। तो और बाकी फिर रणवीर, सौरभ, सुशांत, दिव्येंदु, शिवाजी, सीमा विश्वास, तनिष्ठा, आई मीन गोविंद, नामदेव जी, आई मीन ये तो वो लोग हैं जिनका हमने काम इतने समय से देखा है और हाँ। पसंद किया है। और तो आपको फिर ऐसा मौका मिल जाए फिर आप वो छोड़ते नहीं है। तो देन आई स्टार्टेड अप्रोचिंग देम एंड लकीली सब सब लोग हाँ करते चले गए, कोई किसी तरफ से कोई ऐसा नो और कोई क्वेश्चन मार्क इस तरह का आया नहीं, तो होता चला गया। बाकी नए नए एक्टर्स के लिए मैं ये कहूंगा कि अ, बहुत टैलेंट है यार। हम्म। हमारे हमारे देश में बहुत टैलेंट है, बहुत लोग हैं जो बहुत अच्छे अच्छे परफॉर्मर्स हैं और उनको मौका बहुत ही कम मिलता है। तो ये भी एक अच्छा प्रोसेस था मेरे लिए कि जो जो राइट। जो नया यंग टैलेंट है, जिसने शायद एक दो फिल्में की हैं और ड्यू नहीं मिला है और वो सब, अ, उनके साथ काम करने का और उनको या या पर्दे तो पर जब उसी जब उसी इस तरह का टैलेंट राज होता है आपके पास, तो बतौर डायरेक्टर अगर मैं सिर्फ पूछूं, आपका काम कितना आसान हो जाता है कि मैंने एक अच्छी टाइट स्क्रिप्ट लिखी है और ये मेरे एक्टर्स हैं, तो जो मेरी सोच है एज अ क्रिएटर उसको ये पर्दे पर लेके जाएंगे ऑडियंस के लिए। नहीं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। जब जब जितने अच्छे परफॉर्मर्स आपको मिलते हैं, मैं ये हमेशा बोलता हूँ कि एक एक और कई बार जैसे रणवीर या एक दो एक्टर से इस बात पे थोड़ा सा वो भी हो जाती है कि एक्टर्स आर पपेट्स for a director, and they should just behave as puppets. So, ultimately whatever they you want to be, that's fine, but at the end of the day, it's how I want to play with you, in the sense of what I'm trying to tell, and good ones always understand that, even if they disagree, but they understand that and they play along with that. So जब जब अच्छे परफॉर्मर होते हैं तो क्योंकि वो ये कहने के लिए बात अच्छी है कि पपेट से, बट दे आर प्लेइंग ऑन देयर ओन आफ्टर अंडरस्टैंडिंग यू, दे आर डूइंग दैट ऑन देयर ओन। तो जितने अच्छे परफॉर्मर्स होते हैं उतना उतना आसान तो नहीं बोलूंगा, उतना खूबसूरत होता है काम, उतना मैजिकल होता है काम, उतनी ऐसी चीजें होती हैं जो आपने एज ए डायरेक्टर इमेजिन नहीं की होती हैं और वो हो रही होती हैं, तो उसको कॉन्टेक्स्ट में लाना, उसको इंक्लूड करके चीजें बनाते चले जाना, ये आपका जॉब है एज ए डायरेक्टर। बट जितने अच्छे परफॉर्मर होते हैं उतना खूबसूरत होता है काम। बिल्कुल। और आप कितनी स्पेस देते हैं टू योर एक्टर्स स्क्रिप्ट से बाहर जाकर इम्प्रोवाइज करने की, इम्प्रॉम्प्टू करने की? रणवीर ने क्या बोला? उन्होंने बोला ये सवाल मैं आपसे पूछूं? अच्छा। नहीं नहीं, अच्छा, उनका जवाब ये था कि क्या स्क्रिप्ट इतनी टाइट है क्या कि आप ज्यादा स्कोप रहता नहीं है, कि स्क्रिप्ट में इतना हाँ, ऑलरेडी कुछ सब कुछ है कि एज एन एक्टर रहती है अपनी एक सोच कि इसको ऐसे अप्रोच करेंगे, बट वो इतना एफिशिएंटली हर एक कैरेक्टर को लिखा गया है। कुछ स्क्रिप्ट्स बहुत टाइट होती हैं, वन ऑफ देम इज बिंदिया के बाबुली। you know preparation is done always so well for the reason that improvisations can happen beautifully and in the context of the script. So मेरा ओपिनियन है कि इम्प्रोवाइजेशन वहां हो रहे होते हैं, उनको ना लगे कि इम्प्रोवाइज हो रहा है। Oh, that's their thing. Because ultimately, yes, you have to stay within a frame of where I'm going with this. Yeah. बट बहुत ऐसे मोमेंट्स भी होते हैं, कुछ ऐसा हो जाता है जो मुझे पता है कि मैंने नहीं लिखा है
और मैं बताता भी नहीं हूँ, मैं बात भी नहीं कर रहा होता हूँ इन सब बारों में, जो मुझे पता होता है, लेकिन बिकॉज अब वो इतनी मैजिकल चीज हुई है कि ये मेरी एबिलिटी होनी चाहिए कि ऑन माई फीट आई कैन थिंक थ्रू कि हाउ विल आई इंक्लूड दिस इन द होल होल स्कीम ऑफ थिंग्स। सो ऐसा नहीं है, बहुत इम्प्रोवाइज चीजें हो रही होती हैं। दे मे फील दैट इट इज ओनली विद इन द ये लिखा था और यही हो रहा है, बट यू नो आई नो। उनको उनको अगर बोले अगर इतनी मेहनत है, जाओ जाके अब 400 पेज की स्क्रिप्ट पढ़ो और 600 पेज देखो, तब तो उनको पता चलेगा कि क्या था और क्या हुआ है। बट अल्टीमेटली दे फील दैट दैट इट इज विद इन दैट राइट, कॉन्टेक्स्ट। राइट, राइट। अच्छा, एक और चीज, आज पहले जैसे ओटीटी के लिए कहा जा रहा था कि एक्टर्स हु आर नॉट गेटिंग देयर ड्यू, के हमें ए लिस्टर्स ही चाहिए फिल्मों में। तो ओटीटी जब आया तो ऐसे ऐसे एक्टर्स, ऐसे ऐसे हीरे हमें मिले इन द फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट के। अच्छा लगने लगा कि यार ये देखो कितना अच्छा काम करते हैं, जरूरी नहीं है कि ए लिस्टर है, बट दे आर गुड एक्टर्स। अभी ऑफ लेट क्या ऐसा हो रहा है कि वो ट्रेंड जा रहा है, और इवन ओटीटी इज वांटिंग, एज यू सेड अर्लियर आल्सो, पोस्टर बॉयज, पोस्टर गर्ल्स। आई थिंक एज एज स्पीशीज ना, हम लोगों को सिर्फ पैसा 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 ही दिखता है। तो अभी आप उसको क्या बोलेंगे, आप उस बात को कि अ, जो जो सब मेकर्स हैं, जो सब प्रोड्यूसर्स हैं, वो किसी तरह से ये फिगर आउट करना चाहते हैं कि रिस्क कम से कम कैसे लें। और हिस्टोरिकली उसका ट्रेडिशन यही रहा है कि किसी का चेहरा दिखा के आप लोगों को थिएटर में लाएं या फिल्म दिखाएं। और सही भी है, क्योंकि आपको सही भी है तो नहीं है, बट ये समझना, उनकी समझ को समझना सही है कि उसके अलावा फिर उस कहानी को कैसे बताया जाए, कैसे मार्केट किया जाए, कैसे लोगों को लेके आया जाए, वही एक एक आसान टास्क नहीं होता। बट अल्टीमेटली सिनेमा और ये कहानियां हैं, ये स्टोरीज हैं, ये हमको कंस्ट्रक्ट और रिकंस्ट्रक्ट करती हैं एज ए सोसाइटी। तो अगर यहाँ पर सिर्फ पैसा पैसा पैसा, अगर वही एक गोल लेके चीजें बनेंगी, तो फिर ये होगा जो हो रहा बिल्कुल, है। बिल्कुल, बिल्कुल। और आप, तो आपने जैसे कहा एक्सपीरियंस लेके कि भाई अब कुछ ऐसा बनाना चाह रहा था जो बैन ना हो जाए तो अब पिटारे से किस तरह का खजाना या किस तरह की कहानियां हैं जो हम तक आप पहुंचाना चाहते हैं? नहीं नहीं, मैं वो वाली तो मैं हमेशा जहां भी मुझे मौका मिलेगा मैं बनाने की कोशिश करता रहूंगा, जो बैन हुए तो हो जाए। मैं ये भी कहता हूँ कि शायद अब समय वो आ गया है कि गुरिल्ला फिल्म मेकिंग को लोगों को बहुत सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि क्योंकि आवाजें ज्यादा से ज्यादा बंद हो जाएंगी, हो ही रही हैं। ओ, अलग अलग तरह की बातें कहना, डिफिकल्ट बातें कहना, और से और डिफिकल्ट, एंड एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, सब जगह। अ, तो उसमें आप कैसे, फिर तो आपको यही सोचना होगा कि आप गुरिल्ला बहुत छोटी फिल्में कैसे बना सकते हैं, अपना एक सोशल मीडिया स्पेस क्रिएट करके, या इंडिविजुअल स्क्रीनिंग्स करके। ये दूसरा वाला जो रास्ता है, मेन स्ट्रीम मेकिंग और मेन स्ट्रीम डिस्ट्रीब्यूशन, उसको थोड़ा साइड में रख के गुरिल्ला फिल्म मेकिंग और गुरिल्ला डिस्ट्रीब्यूशन सोच के आप क्या कर सकते हैं। आई थिंक मोर एंड मोर फिल्म मेकर्स नीड टू, विल हैव टू थिंक दैट। मैं तो ऑफ कोर्स, तो मुझे तो ये सोचना ही पड़ रहा है। बट ये भी है कि एक ऐसा बैलेंस, अगर किसी तरह से क्या कि आप मेन स्ट्रीम फिल्म में भी बनाकर कुछ ऐसा, कुछ अलग से कह पाए, कुछ वो कोशिश कर पाए उस स्पेस में, तो वो भी करनी चाहिए। अभी क्या कहें, मतलब अब तो अगर अपना अपना अपने बस पे चलता रहता सब कुछ, और अपने अपने मन से आप फिल्में बनाते रहते, तो पता नहीं क्या ही बना। बिल्कुल। बट है कुछ जो पाइपलाइन में है और जल्द हम देख पाए? मेरी तीसरी फिल्म ब्राउन रेडी है। इट्स स्टोरी ऑफ ए इलीगल इमिग्रेंट चेज बाय आइस एजेंट्स इन अमेरिका, मोंटाना। वेरी रेलेवेंट टू टुडे। हाँ, तो जो जो सब कुछ चल रहा है उसको लेके, अभी जागरण फेस्टिवल में रिसेंटली इट वाज शोन, तो उसको बाहर लेके जाने की पर काम चल रहा है, तो वही। बट इट्स अ गुरिल्ला फिल्म, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी, उसको लेके जाना और दिखाने का भी, आई एम ट्राइंग टू फिगर अ गुरिल्ला वे फॉर दैट। एंड देन आई हैव कुछ लिखी हुई है इसी तरह की अतरंगी कहानियां मेन स्ट्रीम स्पेस के लिए। तो कोशिश है, बातचीत उस तरफ भी चल रही है।
बिल्कुल, चलिए वो जब आप नेक्स्ट अनाउंस करेंगे तो हम उसके लिए फिर से इंटरव्यू रखेंगे। बनाते रहिए आप इस तरह की यू नो थॉट प्रोवोकिंग चीजें भी, जो भले ही बैन हो लेकिन कहीं ना कहीं से हमें देखने के लिए मिल ही जाती हैं, बिकॉज दैट्स व्हाट अ क्रिएटर डज, एंड मेन स्ट्रीम के लिए भी आप कर ही रहे हैं। सो विशिंग यू ऑल द लक, एंड राज थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू मी। बट एक बात मैं फॉर बिंदिया के बाहुबली जिन लोगों ने नहीं देखा है, हाँ, उनको ये भी कहूंगा कि एंटरटेनमेंट 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 तो है, लेकिन इट हैज थॉट प्रोवोकिंग एलिमेंट्स। बिल्कुल। सो सो इस तरह के शो में कबीर के कोई नहीं अपना और गांव छोड़ब नहीं, फोक सॉन्ग्स और वो सब ला पाना इतना आसान नहीं काम है। नहीं था। तो अगर मेरे कोई एक दो फैन हैं और बिंदिया के बाहुबली के फैन है सीजन 1 के, तो उनसे कहूंगा कि सीजन 2 जाके देखें। उसमें और भी बहुत कुछ है देखने के लिए। डेफिनेटली, डेफिनेटली। जो ऑब्वियसली जिन्होंने नहीं देखा वो डेफिनेटली देखें, और मेरी ही तरह फिर फ्लड कर दें इनके डीएम को कि सीजन 3 कब आ रहा है, और Amazon MX के भी। सो थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू मी राज, एंड विशिंग यू ऑल द लक आपके हर फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए। थैंक यू, नाइस टॉकिंग, टेक केयर। थैंक यू।